जो संगम सभ्यता है ये आज से लगभग 2600 साल पुरानी है। क्यों मैंने बताया था कि 300 बीसी से लेकर के 300 एडी तक के आसपास की बात ठीक है। तो अगर इस आज क्या चल रहा है, नहीं 23 26 नहीं जाएगा 23 है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है 2000 में चल रहा है, तो 2000 में 300 वाला ये और ऐड कर देंगे तो 2300 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो 2300, राइट। तो आज से लगभग संगम सभ्यता जो है 2300 साल पुरानी है अभी तक के हिसाब से, राइट। लेकिन 1984 के एक आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड हुए, एस बालाकृष्णन रिटायर्ड हुए। उनके बारे में खास बात यह है कि वो तमिल लिटरेचर से आईएएस बनने वाले हैं। उन्होंने बड़ी शानदार किताब लिखी इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत शानदार रिटायर्ड होने के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत शानदार किताब है। उस बंदे ने इतना क्रांतिकारी बात कही कि अगर वो बात आगे जाकर के प्रमाणित हो पूरा भारत का इतिहास बदल जाएगा। फिर से अगर तुमको ध्यान हो तो 1924 में पहली बार सर जॉन मार्शल ने इस बात को बोला था कि भारत की जो सभ्यता या संस्कृति है वो वैदिक से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि वो हड़प्पा से स्टार्ट हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज होने से पहले, हड़प्पा सभ्यता की खोज होने से पहले भारत के इतिहास के संदर्भ में ये बात कही जाती थी कि भारत में जो पहला ईंटों का मकान बना वो मगध में बना, क्योंकि वैदिक वाले तो घास फूस में रहते थे, वो रूरल सोसाइटी से अपने आप को फील करते, रूरल सोसाइटी के थे भी। तो ईंटों से बना हुआ जो पहला मकान हमको दिखाई देता है वो मगध में दिखाई देता है, और हम अपना नगरीकरण, अपनी अर्बन सिविलाइजेशन मगध से जोड़ते थे। लेकिन 1924 में सर जॉन मार्शल इस पूरी बात को नकार देता है सिरे से। वो कहते बहुत बकवास बात है, ये दुनिया की पहली प्लांट सिटी है, ये दुनिया का फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, और ये आज से 2000-3000 साल पुरानी बात नहीं, आज से 5000-6000 साल पुरानी बात। इतना ही नहीं, मेसोपोटामिया जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उनसे भी ज्यादा एंशिएंट है। 1924 आज से 99 साल पहले एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने हमारे इतिहास को 2000 से 7000 साल पीछे ले गया। गई ना हमारे आने वाला समय 2024 का है, 1924 अगर एस बालाकृष्णन साहब की बड़ी मोटी किताब है, अगर वो जो अपना मत दे रहे हैं, अगर वो बात सही हो जाती तो भारत का इतिहास फिर से एक लंबे टाइम तक पीछे कैसे हमें भी पता। अब जरा समझिए, अब ये जो संगम वाले लोग हैं ये यहीं के आसपास होंगे, जरा समझना। मैंने एक मत और बताया था कि लोग नफरत, क्योंकि इन लोगों ने मान लगा दिया हमको ये इधर कौन थे, हड़प्पा वाले थे। हड़प्पा तो दुनिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन है, वैदिक रूरल सोसाइटी, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन जब आप देखेंगे तो यहाँ एक चीज दिखाई दे रही तुमको, मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में जब पढ़ेंगे तरीका, तो मेहरगढ़ के बारे में सुनाई देता है कि लगभग आज से 5-7 साल पहले एक ऐसी साइट थी, न्यूलिथिक साइट थी, जहां पर पहली बार कृषि यानी कि एग्रीकल्चर डेवलप, राइट। लेकिन फिर बाद में खुदाई, मतलब फिर बाद में खोज हुई, तो एक नई साइट मिली लौरा, एक नई साइट मिली हमको कोल्डेवर, और इन दोनों साइट ने मेहरगढ़ की साइट को बहुत लंबे टाइम तक दबा दिया। मैं तुमसे ज्यादा बात सही हूं, अब ध्यान से सुनना। मेहरगढ़ कहां है? यहाँ कोल्डीवा एंड क्या लौरा, ये यहाँ आ रहा है, ये तो इधर आ रहा है ना। इसका मतलब है कि यहां से ज्यादा एग्रीकल्चर यहाँ प्राचीन है, यहाँ की एग्रीकल्चर तो ज्यादा प्राचीन होगी, तभी तो लोग इंपॉर्टेंट हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ की संस्कृति इधर भी आई है। फिर थोड़ा सा और आगे निकल जाओ, असमिया साइड में चले जाओगे, असम में एक नई साइड बनती है दाओ जदी हैंडी, अगर नाम सुना है तो
नहीं सुना तो दाऊद की हैंडिंग बड़ी शानदार से। इसका मतलब कि यहाँ की सभ्यता की एक ब्रांच यहाँ गई है, नहीं गई नहीं तो आए कैसे यहाँ पे? बालाकृष्ण साहब का कहना है, बालाकृष्ण साहब का कहना है कि हमारी एक ब्रांच यहाँ गई हमारी एक ब्रांच यहाँ गई है। ये बताया जा रहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो निर्माता हैं मेसोपोटामियन थे, बाद में इस पर खारिज कर दिया भाई फालतू बात मत करो, हम तुमसे ज्यादा नहीं समझते। चलो ठीक है, बालाकृष्ण कह रहा फालतू बात मत करो, कोई नहीं है। अब अच्छी बात है, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी? दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। बालाकृष्ण साहब की अगर बात सही हो जाए ना तो संस्कृत से ज्यादा प्राचीन हो जाएगी तमिल। क्या हो जाएगी? तमिल लिटरेचर आ जाएगा। वो ये कहना चाह रहा है कि ये वो अंत है। नेक्स्ट हमारी एक ब्रांच इधर आई है। नेक्स्ट हम ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर के साथ। क्या हम ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर के साथ। रोमन एम्पायर के साथ में ट्रेड करने का मतलब है कि तुम्हारे पास नेविगेशन सिस्टम होगा। इसका मतलब हम अर्बन सिविलाइजेशन में इसमें थे। तुमको हमने बसाया भाई। जो संगम हुआ उस संगम का कहना है कि उस संगम 9,997 साल चला। कितना? सोचो 9,997 साल संगम चला। उसमें उस पूरे संगम को 197 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया और उसमें 8,000 प्लस ऋषि मुनि एंड देवता पार्टिसिपेट किए। तो यहाँ ध्यान से सुनने वाली बात है, इंडस वाले में कहीं पर इस तरह से देवता वाला मामला नहीं आ रहा है। यहाँ संगम में सीधा मामला आ रहा है कि देवता ऊपर से आते थे पार्टिसिपेट करने। अगर तुम सम्मेलन का मतलब क्या? कॉन्फ्रेंस। अगर दिल्ली में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो यहां से अगर तुमको अटेंड करना तो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। ठीक वही बात कि हम संगम कर रहे थे तो ऋषि और मुनि कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे, मिलने आ रहे थे, पार्टिसिपेट करने आ रहे थे। तो हम तो तुमसे ज्यादा प्राचीन है। देखो एस बालाकृष्णन साहब की बात में कितनी माइथोलॉजी है, कितना है ना। हम इससे अभी खुद को प्रूफ नहीं करते। भाई इंडस के पास लिटरेचर नहीं है, आर्कियोलॉजी तो है। ये कहता है कि मेरे पास लिटरेचर क्या कह रहा वो? मेरे पास लिटरेचर है बट अभी बात हम लोग रामायण को मानते हैं कि नहीं मानते? महाभारत को मानते हैं कि नहीं मानते? ये मानते हैं। क्या वो इतिहास का कोई इतिहासकार इस बात को नहीं मानता कि वो जो सारी घटनाएं हैं वो सब की सब सच है, वो सब के सब बोलते हैं कि सब है। बेकार बात। इस तरह की कोई घटना हुई नहीं, इस तरह का कोई कैरेक्टर हुआ ही। लेकिन जो दूध होता है उसी में से तो मक्खन निकाला जाता है। उसी में से क्या निकाला जाता है? मक्खन निकाला जाता है। तो कहानियों में से इतिहास निकाला जाता है। भाई कोई अगर कहानी है तो अचानक से तो गढ़ी नहीं गई होगी, तो कहानी से क्या निकालेंगे? इतिहास। क्या निकालेंगे? इतिहासकारों का कहना है कि जो रामायण और महाभारत में दो कैरेक्टर आता है हमारे सामने, एक द्रौपदी का और एक सीता। ये दो मेन कैरेक्टर और देखा जाए दोनों की वजह से हमारा रामाचार्य की मारा गया, सीता की जिक्र दुर्योधन भी मारा गया, द्रौपदी दो मेन कैरेक्टर। अगर इनको सिंपलाइज कर दें तो एक नाम द्रौपदी, एक नाम सीता। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात यह है कि द्रौपदी 5 लोगों के साथ मैरिड है, 5 लोगों के साथ मैरिड है। इतिहासकारों ने इस बात को कहा कि जो द्रौपदी वाली सोसाइटी है वो ट्राइबल सोसाइटी है। ट्राइबल सोसाइटी में एक फीमेल को ज्यादा फ्रीडम होती है बोलने, एक्सप्रेस करने की। ट्राइबल सोसाइटी में एक फीमेल के पास ज्यादा फ्रीडम होती है। और सीता एक कृषक
एग्रीगेरियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वहां पर महिलाओं के पास उतनी फ्रीडम नहीं होती। अब आप दोनों को कंपेयर करो, सीता और द्रौपदी को, तो आप दोनों में देखो तो ज्यादा फ्रीडम किसके पास है? द्रौपदी के पास। उतनी फ्रीडम सीता के पास में नहीं है। तो इतिहासकार कहते हैं क्या कि ट्राइबल सोसाइटी में ओले लिविंग हो सकता था, मतलब एक स्त्री चाहे बहुत सारे विवाह कर सकती है। ऐसा आज भी कई बार ट्राइबल सोसाइटी में दिखाई देता है, ऐसा कई बार ट्राइबल सोसाइटी में। तुम विश्वास नहीं करोगे, जैसे अपने नॉर्थ इंडिया लड़का लड़की को अपने घर ले आता है, लगा नहीं? साउथ में ऐसे बहुत सारे ट्राइबल कास्ट हैं जहां पर लड़का लड़की के घर वही रहता है। नहीं समझे? नहीं समझ पा रहे? पूरा यहाँ ऐसे कई सारे ट्राइबल मतलब ये कल्चर है। लड़की बारात लेके जाती है, बारात नहीं उस कंसेप्ट में, लेकिन लड़की जाएगी, लड़का लेगी, लड़का उसके घर में लड़का विदा होके आता है। ये कल्चर है यहाँ। ठीक उसी तरह के पैटर्न की बात यहाँ चल रही है। अब विदाई होता है अभी सर एक बिहार का चेंज करने की बात है। हाँ भी समझ बिहार से बिहार का लगता चीफ मिनिस्टर की अच्छी बात है। अभी कुछ लेके जा रहा है। अभी पाकिस्तान से चीन से आती समझ आ रहा है? अब ये लोग कहना है कि हम तुमसे ज्यादा क्या चीज है, और हम रोमन से क्या करते थे? ट्रेड। क्या करते थे? ट्रेड करते थे, हम ज्यादा रिलेशन। अगर ये 2024 में मत एस्टैब्लिश हो गया तो भारत का इतिहास बहुत ज्यादा प्राचीन हो जाएगा, दुनिया का देश से ज्यादा प्राचीन। बोल रहा था मेरे पास आर्कियोलॉजी नहीं है बट लिटरेचर है भाई। वैदिक को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, वैदिक को मानते हैं, इतिहास को पढ़ रहे हैं, इतिहास का पाठ मान रहे हैं ना। इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं रामायण और महाभारत को, ठीक उसी तरह से बालकृष्ण सार्थक ने इस पर भी हमें रिसर्च करनी चाहिए। इस पर रिसर्च ही नहीं कर रहे हो। हाँ, हम गए थे भाई, हमने तुमको भेजा ब्रांचेस में नहीं समझ आ रहा है? नहीं। अब उत्तर भारत का क्या दावा है, नॉर्थ इंडिया के लोगों का क्या दावा? नॉर्थ इंडिया के लोग कहते हैं फालतू बात। हमारे ऋषि अगस्त्य थे, उस बंदे में इतनी क्षमता थी कि वो आगे चाहे तो समुद्र सूख ले। वो जा रहा था विंध्य पर्वत को इशारा किया तो विंध्य पर्वत को एक घुसा मारा, विंध्य पर्वत का आने लगा, मारा तो उसकी उठी। उसने कहा माफी मांगने लगा, उसने कहा ऐसी बात है कि जब तक मैं जा रहा हूँ साउथ और जब तक वापस आना तब तक ऐसे झुके रहना। अब बताओ तब तक बंदा आया तब तक विंध्य पर्वत झुका हुआ है, झुका है। अब नॉर्थ इंडिया इसको कहते हैं, अब ये तो माइथोलॉजी है, ये क्या है? ये माइथोलॉजी। अब इस माइथोलॉजी से हिस्ट्री कैसे? हिस्ट्री का मतलब निकालने का मतलब यह, इसका मतलब है कि उत्तर भारत की संस्कृति दक्षिण भारत की संस्कृति एक दूसरे से परिचित थी। दूसरा, उत्तर भारतीयों का माइग्रेशन साउथ में हो रहा है, उत्तर भारतीयों का माइग्रेशन हो रहा था। नेक्स्ट, उत्तर भारतीयों के माइग्रेशन में, यानी उत्तर भारतीय जो साउथ में जा रहे थे उनकी माइग्रेशन में विंध्य पर्वत बाधा नहीं था। ये इतिहास बता रहा है। इस माइथोलॉजी से हिस्ट्री है नहीं कि आप कहो कि हमें विंध्य पर्वत की वजह से जा नहीं सकते थे, तो ऋषि अगस्त्य गलत साबित कर रहे हैं, फालतू बात को हम गए थे। अब ये थोड़ी ना है कि नहीं हम पर्वत को घुसा मार देंगे तो कराने लगेगा, वो लगता है समुद्र थोड़ा शरारत किया तो सूख गए। अब समुद्र अंदर परेशान है, हमारा बाहर निकालो, ऐसी ऐसी ये सब लिटरेचर है जिसको हमको थोड़ा सा जानना है। दूसरी अभी जैसे बात तुम्हें पता है कि तुम्हारा जन्म है, क्या ये बात तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु एक दिन निश्चित है? ये बात पता है ना? उसके बावजूद जिंदा हो, आराम से जिंदा हो, जिंदगी कटे।
साउथ इंडिया के लोगों को ये पता ही नहीं था कि हम अगर जन्म लिए हैं तो मरेंगे नहीं। ये पता ही नहीं था, वो बंदे बड़े मजे से रहते थे, बिंदास लाइफ जीते थे। समझे इस बात को? ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था उनके पास भी कि हम मरेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। उनको ऐसा जैसे यहाँ थोड़ा काटो, एक बार गौतम बुद्ध की एक गाँव में, गौतम बुद्ध से एक आदमी ने पूछा, वहां से थोड़ा शराब पी रहे, भगवान एक बात बताइए, मृत्यु निश्चित है क्या? जी मृत्यु निश्चित है, पक्का? हाँ, मरना तो तय है, जो पैदा हो मरना तय है। मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने क्या क्या परेशानी है? उसने कहा यार भगवान, दिक्कत ये हो रही है कि जब इस धरती पर जो अंतिम मरेगा उसको शमशान घाट कौन ले जाएगा? उसको ये चिंता मतलब सताया जा रहा है भाई, अगर सब मरेंगे, एक समय ऐसा आएगा ना कि एक आदमी बचेगा, तो फिर वो मरेगा तो उसको शमशान घाट कौन ले जाएगा? इस तरह की बातें हुई हमारे यहाँ। इसका मतलब हमारे यहाँ अगर मैं ये बता रहा हूँ, इसका मतलब बुद्धिज्म में भी, बुद्धिज्म में भी इस मामला है डेथ का। अगर डेथ का मामला ना होता तो निर्वाण क्यों आता? जैनिज्म में कैवल्य क्यों आता? महापरिनिर्वाण क्यों आता? इसका मतलब है कि नॉर्थ इंडिया की कल्चर में डेथ को एक्सेप्ट करते थे, साउथ में उस टाइम में एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनको पता ही नहीं था कि मृत्यु भी होती है कोई चीज, लेकिन मरते तो होंगे ना। अब जो भी होगा उनको, लेकिन इसका मतलब ये अपनी लाइफ को बिता सकते हैं बढ़िया ढंग से। सो गए जो भी करते हो जो मैं बता रहा हूँ उनको इससे मतलब नहीं था। उनको लगा था जिंदगी बहुत शानदार तरीके से जीनी थी, बिंदास लाइफ है ना। तो फुल एंजॉय के साथ लाइफ जी। उनके इस एंजॉयमेंट में उत्तर भारतीयों ने जाके किया साउथ में जाके, क्योंकि उत्तर भारतीय थे वह देखे तो वो देखे कि तुम बड़ी शानदार जिंदगी जी रहे थे, इन लोगों ने तुम्हारा जीवन खत्म हो गया, सारी चीजें नश्वर हैं, सब खत्म हो गए, तुम सही चीज की प्राप्ति के लिए मतलब वहां मोक्ष कर पा सकते हो, तुम मोक्ष के लिए क्यों नहीं काम करते हो? एक दिन तुम्हें मरना है। अब साउथ इंडिया के लोग बड़े अरे ये क्या मरना पड़ेगा, उनके यहाँ पहले अगम लिखे गए थे, अगम साहित्य, अगम लिटरेचर थे, जो जिनमें सिर्फ प्रेम था। क्या था? सिर्फ प्रेम था। अगम का मतलब सिर्फ प्रेम, क्या प्रेम की बात है, बिंदास लाइफ जीनी, कोई टेंशन, जिन्हें आख्यात्मक मतलब आख्यात्मक साहित्य जिसका नाम है मेरे को बढ़िया शानदार रचना की, जिसमें सिर्फ प्रेम वगैरह के बारे में बातचीत चल रही थी। लोग अपनी लाइफ को बड़े एंजॉय के साथ बिंदास तरीके से जीते, बहुत धूमधाम के साथ। जिन्हें उत्तर भारतीय पहुंचे तो इन्होंने मोक्ष से समझा दिया, बुद्धिज्म पहुंचा नहीं पहुंचा उसने इनको निर्वाण समझा दिया, जैनिज्म भी पहुंचा उसने कैवल्य समझा दिया, ब्राह्मण पहुंचा उसने मोक्ष समझा दिया। अब वो बेचारे बड़े परेशानी, ये क्या? तब उन्होंने नया साहित्य लिखा, कीलकम को, उसे कहते हैं पुरम। पुरम का मतलब है उपदेशात्मक साहित्य, ऐसा होना चाहिए क्योंकि जीवन नश्वर है, तो ज्यादा जिंदगी को ऐसा नहीं देनी। अब सही चीज के लिए काम, अब संघर्ष अब नहीं करना है, अब मोक्ष में काम। उत्तर भारत की संस्कृति ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला साउथ इंडिया की कल्चर नहीं तुमसे राइटिंग में पूछा जा सकता है कि किस तरह से उत्तर भारतीयों ने संस्कृति को प्रभावित किया। 200 शब्दों में व्याख्या कीजिए। बस एक सवाल है जैनिज्म, उसी में सवाल पूछ सकते हैं आप, व्याख्या कीजिए इस पर किस तरह से साउथ इंडिया के लोगों को प्रभावित किया, उनकी कल्चर को कैसे प्रभावित, सवाल है अपने आप।
हमें इसका आंसर जानना चाहिए। और पहला प्रश्न की बात अगर सही होगी तो 2024 सब बड़ा क्रांतिकारी काम हो जाएगा। तो साउथ में ट्राई करते चलो ले लो थोड़ा सा, ठीक है ना? कोई जुड़ा भी है इसमें? शिवांगी कौन है? अच्छा अच्छा, तो उसका नाम शिवानी संगम। हाँ जी, 320 से लेकर 300 ओके। क्यों इतनी बहस लड़ा रहे हो तुम? क्या चक्कर? क्या रहेगा? स्लैब पढ़ना पड़ेगा। तमिलनाडु का बीच होता है। फिलहाल तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इनकी भाषा को जानने में, है ना? सिविल का पेपर दे रहे हो तो तुमको भी पढ़ साउथ की कल्चर पढ़ने, तुम्हें क्यों इस बात का एहसास क्यों नहीं होता? साउथ वाले को तुम्हारा संस्कृत ही पढ़ना पड़ता है। तो पहले से पढ़ना जाएंगे तुम्हारे कहने से जितनी समस्या तुमको उनके बारे में जानने में हो रही है उतनी समस्या उनको तुम्हारे बारे में जानने में हो रही है। पढ़ सकते ऐसा तुम सोच रहे हो, ऐसा तुम सोच रहे हो। किसी के बारे में कभी धारणा तुरंत नहीं, इमीडिएट नहीं होती। गलत कह रहा हूं मैं? तुम्हारी जो सोच है किसी के लिए वो एक दिन में बनी क्या? उस धारणा को बनने में टाइम लगता है। अब उस धारणा को मजबूत बनाना, कमजोर बनाना, ये काम तुम्हारा है। कौन बनाता है धारणा को मजबूत? हम बनाते हैं। तो कानून के गुंडे होते हैं, राजस्थान का आदमी आया, उसने तुमने लूटा मारा तो धारणा मजबूत किया। राजस्थान का आदमी आया, उसको आपने वेलकम किया, बढ़िया शानदार तरीके से उसकी हॉस्पिटैलिटी की, तो धारणा कमजोर हुई? नहीं हुई कमजोर, हुई। कैसी बात? थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है ना, जब कहीं छोटा है क्या? बुंदेलखंड बुंदेलों से बुंदेला हाँ, जालौन उरई है, उरई साइड का मतलब झांसी भी थोड़ा पड़ता है, महोबा महोबा चुंबल बुराड़ी खानसा कोमल इधर की बात चल रही है। क्या बात हो रहा है? ये तुलसी वाली माला कौन सी प्राइस होती है? कैसा धारण करना? धारण करना मैं रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सर ये जो 22 को वृंदावन एक मुक्ति सर, एक हाँ एक रुद्राक्ष धारण। आंसर वो यहाँ काठमांडू में लेकर इधर खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। सर जंगल में 5 साल घूमने मिल जाएगा। नहीं इतना टाइम इसके लिए आप प्राप्त करें। हाँ, भक्ति से ऐसे क्या? चलो सर पहले यहाँ देखो संगम शब्द का प्रयोग, एक शब्द लिखो, संगम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ये जो मैंने से नयनार संग अपार देखिए, ठीक है जी? सही है, नयनार संग। नेक्स्ट 3 संगम का उल्लेख सर्वप्रथम, 3 संगम का उल्लेख सर्वप्रथम इरैयनार अग्गोपोरुल
हो गया जी, ये ना आपको बोलने के लिए इसका संगम। दक्षिण की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। दक्षिण की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। संगम का अर्थ कवियों का सम्मेलन। कवि लोग नहीं होते, उनके जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, उनके जो मीटिंग्स होती हैं, क्या कहते हैं? ओके, ठीक है। और यार वो बस अवस्था साइड में है और क्या देशों को बोलिए देशों में जब पूरा मुझे यार है बड़ा ये एक देशों को थोड़ा है बता दे कि वाट बता है क्या है ठीक है इसमें पानी इस समय के लोग रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते। ये बताया क्या प्रमाणित क्यों होगा? बता रहे हैं प्रमाणित हो गया जी। इस समय के लोग रोमन साम्राज्य के साथ हो गया। ये क्षेत्र कहाँ है? संगम का जो क्षेत्र था सर इससे नीचे पढ़। हाँ इसके नीचे क्षेत्र क्या था? तमिलकम प्रदेश। तमिलकम बताया था ना? तमिलकम या तमिलहम। तमिलहम का क्या मतलब है? कृष्णा से तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र या वेंकटम पहाड़ी से कन्याकुमारी के बीच का क्षेत्र या भूभाग कहते हैं। हाँ जी ऐसे समझो देखना ध्यान से। हाँ जी ये जो लोग हैं ये है चोल। ओके ये जो लोग हैं दैट इज पांड्य और ये जो लोग हैं ये है चेल। क्लियर है? यही सारा मामला हुआ है। यही सारा खेल हो गया। चोल पांड्य चेल ठीक है यही सारा खेल हुआ है। और क्योंकि संगम तीनों पांड्यों के संरक्षण में हुआ मथुरा में हुआ इसका मतलब ये सारा सेंटर कहां है? ये यानी कि ये जो कंडीशन हो रही है कहां की हो रही है? इधर आ रही है। इसका मतलब किस तट पर है? कोरोमंडल कोस्ट पर। किस कोस्ट पर है? कोरोमंडल। यानी कि इनका क्षेत्र क्या रहा जी? तमिलकम तमिलहम
राइट। या इसी को कहते हैं द्रविड़ देश। क्या कहते हैं जी? द्रविड़ देश। ये कैसे पूछा जाएगा तुमको? कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तमिलकम। वेंकटम पहाड़ी या कन्याकुमारी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? तमिलकम या द्रविड़। सुना गया? ऐसे ही पूछना। अगला पॉइंट लिखो। सो हमें पता कैसे चला है ना? हमें कैसे पता था कि तुम हो? सो पहला अशोक का, दूसरा तेरहवां शिलालेख, बृहद शिलालेख। नेक्स्ट दूसरा अशोक का दूसरा 13वां बृहद शिलालेख। दूसरा पॉइंट क्या है? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश का है? चेदी वंश का। चेदी वंश का था और जैनी था। ये भी ध्यान रखना, क्या था ये? जैनी। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या मतलब है इन बात का? इन दोनों एविडेंस से क्या मतलब है हमारा? अशोक अपने दूसरे और 13वें बृहद शिलालेखों में अपने पड़ोसी राज्यों का उल्लेख करता है। समझ आ रहा है? तो पता चल गया पड़ोसी राज्य ये थे। नेक्स्ट कलिंग नरेश खारवेल अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में इस बात को बोलता है कि मैंने साउथ के यानी कि दक्षिण के 3 राज्यों को नष्ट कर दिया था, यानी कि मैंने उनको पराजित कर दिया था, मैंने उनको गुलाम बना दिया था। इसका मतलब इन दोनों के टाइम में चोल चेर पांड्य एग्जिस्ट करते थे। और अशोक का अगर टाइम देख लें, ये कब जा रहा है? 269 बीसी के आसपास है। कब जा रहा है? 269 बीसी जा रहा है। जरा समझना ध्यान से। क्या 269 बीसी जा रहा है? नहीं जा रहा है। और ये घटना कब हो रही है? 300 बीसी। 300 बीसी के नीचे आओगे तो आएगा 269, यानी कि इनके बाद ही तो है अशोक आया होगा, तभी इनके बारे में बताया होगा। यानी कि अशोक से पहले ये रहे होंगे, तभी तो अशोक बताया है। ये एविडेंस हुआ है नहीं हुआ? तो अशोक अपने दूसरे और 13वें बृहद शिलालेखों के साथ जी। हो गया? नेक्स्ट तीन संगम लिटल कहां है? 3 संगम। पहला संगम कहां हुआ? मदुरा। पहला संगम कहां हुआ? मदुरा। दूसरा संगम कहां हुआ? कपाटपुरम या अलवई। तीसरा संगम कहां हुआ? उत्तरी मदुरा। इस तरह से ये 3 संगम हुए। ओके नेक्स्ट 3 संगम का संरक्षण करता कौन था? तो आप बताएंगे पांड्यवंश। कौन? पांड्यवंश। प्रतीक चिन्ह क्या है? लिख देना। प्रतीक चिन्ह था तीर और धनुष। क्या था जी? तीर धनुष। नेक्स्ट 197 पांड्य राजाओं ने 197 पांड्य राजाओं ने नया तो नहीं लग रहा ना? ये सब बात हो चुकी है।
सर ये अलग है कि अलग है? अलवई, वा से वा का ऐ की मात्रा अलवई है। मदुरा कपाटपुरम यानी कि अलवई। उत्तरी मदुरा। नेक्स्ट मदुरा में क्या पढ़ेंगे? अध्यक्ष कौन था? ऋषि अगस्त्य। है जी, मैंने बताया था कुंभ से पैदा हुआ था आदमी, समुद्र पी गया, विंध्याचल को मुक्का मार दिया है ना? कपाटपुरम यानी कि अलवई कौन था? ऋषि अगस्त्य ही थे, ऋषि अगस्त्य ही थे, लेकिन बूढ़े हो गए थे, शरीर काम करना बंद कर दिया था, तो इन्होंने अपने चेले को अपॉइंट किया। नाम रखा उसका है तोलकप्पिय। क्या है? तोलकप्पिय। जी, ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, बाढ़ आ गई थी। अरे बात बताओ, तुम्हारे यहाँ जल प्लावन नहीं हुआ है क्या? सृष्टि नष्ट हुई है, ये वही जल प्लावन बता रहे हैं। तुम्हारे यहाँ हो सकता है, तुम्हारे यहाँ भी हो सकता है ना। जब तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया तो हमारा नष्ट नहीं हो सकता। ये वही कहानी रिपीट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो ऋषि अगस्त एंड तोलकप्पिय, एकमात्र जो उपलब्ध ग्रंथ है उसका नाम है तोलकप्पियम। क्या नाम है जी? तोलकप्पियम। किस भाषा में है? तमिल में। किसमें? और विषय क्या है? व्याकरण। विषय क्या है? व्याकरण। इसको कंपेयर कर सकते हो कैसे? पाणिनि के अष्टाध्यायी से। पाणिनि का अष्टाध्यायी क्या सब्जेक्ट क्या है? व्याकरण है ना। और इसका भी सब्जेक्ट क्या है? व्याकरण है ना। इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, बस अंतर इतना है कि वो संस्कृत व्याकरण है और ये तमिल व्याकरण है। और ये दावत ठोक रहे हैं आज तुमसे पहले मानेंगे। नेक्स्ट तीसरा उत्तरी मुद्रा जो है, अध्यक्ष कौन? नकीरर। नकीरर। बहुत सारे ग्रंथ यहाँ उपलब्ध हैं जिनके बारे में लोगों को पढ़ना है। यहीं पर बहुत सारे यहाँ पढ़ दिए, पानी में अड़े नहीं है। और तो बात करें, अच्छी बात। इनको नाम याद आते कैसे थे? ये नाम अगर पढ़ने में बड़े बोल ही नहीं पाते। नोट करके नीचे पॉइंट लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखो। तीनों संगम कुल, तीनों वैसे आएगा है, लिख लो फालतू बात है। तीनों संगम कुल 9,950 वर्ष चले। तीनों संगम कुल 9,950 वर्ष चले, ठीक है। जिसमें कुल 8,593 8,593 कवियों एवं देवताओं ने भाग लिया। कवियों एवं देवताओं ने भाग लिया। भाग लेने मतलब भाग नहीं गए, पार्टिसिपेट, भाग लिया। 197 पांड्य शासकों ने संरक्षण किया। क्या सर? 197 पांड्य शासकों ने। हम कक्षा 5 में थे तो ओलंपिक में बहुत सारे भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया। मुझे लगा क्यों भाग रहे हैं। नहीं
अभी लिखना लकीर वाला ग्रंथ लकीर वाली ग्रंथ अभी संगमकालीन 5 महाकाव्य के नाम। ये तो जानना जरूरी है। संगमकालीन 5 महाकाव्य। संगमकालीन 5 महाकाव्य। एक एक नाम करके लिखो। 1 2 3 4 एंड 5। तो शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम, मणि मेखलई, कल पढ़ाया नहीं? मणि मेखलई, जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, और वलयपति कुंडल केसी, वलयपति एंड कुंडल केसी, वलयपति एंड कुंडल केसी। ये कौन है? राइटर शिल्पाधिकार का इलंगो एडिकल है जी। नेक्स्ट शीतलई सतनार, शीतलई सतनार, तिरुमुतक देवर, तिरुमुतक देवर, और दोनों का नाम मिलता है। हो गया जी। Is the last one? ये हो गया ना? ये आगे शिल्पाधिकार में एक बात बताइए। हाँ, क्या बताइए आपने? कहानी। कौन है इसका? लिंगो एडिकल है ना? नूपुर के गीत, अर्थ क्या हो जाएगा इसका? पायल, पायल, नूपुर के गीत, ये हो जाएगा। इसमें कौन कौन लोग हैं? कोवलन, माधवी। ये कहानी मिलती है नहीं? पात्र कौन से थे? ये प्रमुख पात्र कोवलन, कमली एंड माधवी। मेहंडाले ने शिल्पाधिकारों को तमिल साहित्य का इलियड कहा, तमिल साहित्य का इलियड कहा। ठीक है, यहां पर लिखना बीच में। ये क्या था? जैनी चेर शासक, चेर शासक सेन गुप्तवन, सेन गुप्तवन का भाई। हाँ जी, कौन? इलंगो एडिकल। चेर शासक सेन गुप्तवन का काका भाई। नेक्स्ट हट जाए। हमारा किसी ने पढ़ना
वास्तविक में कौन बोलता है? हाँ सर, आप पढ़ता कौन होगा? डेली पढ़ मतलब दिन में पढ़ते हैं। लेकिन मन बड़ा मन लगता नहीं लेकिन होता है। मन देखिए, मन मेरे कंट्रोल में। व्यायाम के लिए योगा सेवन साथ रहेगा। हाँ फिर व्यायाम कराएंगे तो एक बोलते हैं क्या कह रहे सर? नहीं सर, फिट हो जाएगी। नहीं आप फिट है, आप फिट हाँ सर, एकदम देखो, एकदम क्या कर फिट है, आप फिट है। सर दिखा देगा तभी शायद काम किया। मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ जिम ज्वाइन करने। हाँ, 6 के अंदर करके काम बढ़िया वैसे कैसे हम सुन नहीं पा रहे। और आज खाना खाने नहीं आया। अच्छा भाई, अब इस उम्र में पत्नी है नहीं, तब भी चाय मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। इस उम्र में कुछ नहीं मिलता है। जिंदगी के ढलान के हम कुछ समय पे हम लोग अभी तूफान, हम पीयूष सर जैसे लोग ढलान पे आ चुके हैं। और नहीं है तो क्या कर लेगा? अभी तो आप इस दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो बिना स्वार्थ का। तो मां हो चलो, इनसे ज्यादा करीब कौन है? मतलब उसमें क्या स्वार्थ है? उसमें क्या वो आपके लिए ही करते होंगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सबकी बात है। अगर कोई बच्चा 35 साल की उम्र में कुछ ना, उसके माँ बाप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको आपकी टेंशन ये पूछना ही स्वार्थ है। कोई बात नहीं, हाँ सर, ये पूछना ही स्वार्थ है। अगर उस बच्चे ने कहा कि मुझे कुछ नहीं, उस माँ को करना कोई बात नहीं, मौज काटो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ स्वार्थ नहीं। स्वार्थ में हमेशा चाहिए होता है। जब भी आप किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं उसमें लेने का कॉन्सेप्ट में आता है, इससे क्या मिल सकता है। आप किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं कि उससे क्या मिल सकता है, उसके अनुसार देते हैं। और इस लेवल में समझ लेना, जो इंसान तुमसे ज्यादा अमीर है तुम उससे ले नहीं पाओगे, बल्कि दे के आओगे। हम लोगों ने हमेशा कभी रिक्शे वाले से दोस्ती करते हैं? रिक्शे वाले के साथ अगर हमने सेल्फी ले भी ली ना, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा दिल का आदमी है, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि आज मैं रिक्शे वाले के साथ, दिल क्या है क्या उसके साथ? आपने अपने आप को ग्लोरीफाई कराया है, लोग जाने इस बात को, इंसान बहुत अच्छा है। जबकि उसके साथ फीलिंग अटैच नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? तुम इस बात को अगर सोच के बैठे हो कि नहीं, इस दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो बिना स्वार्थ, हर रिश्ता स्वार्थी है और तुम खुद स्वार्थी नहीं बोलो। हम खुद स्वार्थी, हम नहीं सकते। अगर ये स्वार्थ खत्म हो जाए तो दुनिया को अच्छा लगता है। और दुनिया में अच्छे लोगों की वैसे तुम्हारे लिए सर के बाद इससे क्या लेना पड़ेगा? सब बता, ये काम की चीजें हैं तुम्हारे आएंगी आगे, काम की चीजें। एक दिन अंकल बता रहे थे क्या क्या बता रहे थे, क्या वो नहीं, कोई व्यक्ति तुम्हारे इतना प्रिय हो कि
तुमसे लाए तुम्हें तकलीफ, उसे क्या कहते हैं? अगर ऐसा करने की क्षमता डेवलप हो चुकी है, बढ़िया आप प्रेम में रहो, प्यार में रहो, कैसे भी रहो, अकेले रहो, क्या एग्जाम से जब आज पैकेट आउट करोगे आप देख सकते जीवन का जो परम आनंद अकेले में रहने में ना, परम आनंद अगर आपको चाहिए, परम आनंद, जैसे सुख और आनंद बहुत अंतर है। सुख होने में और आनंद होने में बहुत अंतर है। सुख या सुकून, और अक्सर आप देखना जिस व्यक्ति के साथ आपको रहने से सुख या सुकून मिल रहा है, उस आदमी के साथ आपके पास टाइम स्पेंड करने का समय नहीं मिलता है, टाइम नहीं होगा, या तुम्हारे पास या उसके पास, यानी कि टाइम नहीं है। जिसको आप चाहते हैं कि हम इसके साथ रहें, सुकून मिले, और सच में सुकून मिलता है, लेकिन ज्यादा समय नहीं। सुख है ये, क्या है? ये सुख है। जब आप किसी के साथ रहते हैं, कई क्षण बीतते हैं, that is सुख। और जब आप एकांत में आते हैं और खुद से प्रेम करते हैं, खुद से आनंदित होते हैं, खुद में सुखी हो जाते हैं, that is आनंद। आनंद परमानेंट होता है, आनंद परमानेंट होता है, आनंद देर से मिलता है। सुख चाहोगे तुरंत मिल जाएगा, बट वो क्षणिक। आनंद देर से मिलता है और आनंद तब तक मिलेगा ही नहीं जब तक तुम सुख की अनुभूति ना करो। आनंद मिलेगा नहीं। ऐसे बिरले लोग हैं, ऐसे बिरले लोग हैं कि जो सुख वाले कॉन्सेप्ट को छोड़कर किसी के आनंद में आए। जैसे तुम्हारे मन में वैराग्य तब तक उत्पन्न होगा जब तक तुम्हारा विवाह जब तक नहीं होगा तब तक वैराग्य। असली वैराग्य ही तभी होता है जब आदमी का विवाह होता है। असली वैराग्य तभी उत्पन्न होता है जब आदमी का विवाह होता है। तब एक्चुअलिटी सामने आती है कि जिस भ्रम में थे वो बेकार है, ये भ्रम है, कुछ नहीं रहता उसमें। ऐसे गुस्सा करने के देखो पीछे बैठ कर मूर्ति गलत बोल रहे हैं। किसी किसी को पहले ही पता है क्या वैराग्य? वैराग्य नहीं, लेकिन किसी किसी को सिर्फ पहले ही पता चल जाता है, शादी के पहले ही पता चल जाता है। ये नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा अपवाद नहीं है, अपवाद होते हैं, अपवाद होते हैं, बहुत सारा अपवाद होता है। और तो रामकृष्ण परमहंस, जैसे रामकृष्ण परमहंस, उनकी पत्नी का नाम था शारदा देवी। क्या नाम था? शारदा देवी।